आंधी से पहले के सन्नाटे को बयां कर रही है। आरजेडी को बाय बाय करने वाले लालू की पार्टी के 5 सिपह सालारों में संजय प्रसाद, कमर आलम, राधा चरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय के नाम हैं, जो जेडीयू में शामिल हुए। बिहार विधान परिषद में आरजेडी के 8 एमएलसी थे, लेकिन अब संख्या 3 रह गई है। वैसे पार्टी को अलविदा करने वाले 5 नेता लालू के करीबी थे, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व से खुश नहीं थे। तभी तो इकट्ठे होकर सभी पहुंच गए नीतीश के बेहद खास ललन सिंह के आवास पर। खिचड़ी तो पहले पक ही रही थी, बस सियासत के चूल्हे की लौ बढ़ानी थी। फिर क्या था, विधान परिषद चुनाव से पहले ही मुख्य विपक्षी दल में दरार पड़ गई। आरोप पार्टी को तोड़ने का लगा तो जवाब स्वैग से स्वागत वाला मिला। अच्छा है लेके 5 लोगों को, लेकिन युद्ध है 12.5-13 करोड़ जनता के बीच में। नीतीश चलो वहाँ, इस नाटक से, इस लालच से, ये जुए का खेल नहीं है, ये तुम्हारे धन और दौलत यहाँ काम कर जाएगा। जनता तलाश रही है इनको दंडित करने के लिए। तोड़ नहीं लिया, आप तो बिना मतलब की बात कर रहे हैं। तोड़ थोड़ी लिया, उन लोगों ने आने की जनता दल यू में इच्छा व्यक्त की। हम लोगों ने जनता दल यू परिवार में 2/3 बहुमत उनकी थी, संख्या उनकी थी। हम लोगों ने उनका जनता दल यू परिवार में स्वागत किया। आरजेडी को झटका केवल 5 एमएलसी ने ही नहीं दिया। लालू के कमांडर रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने विरोधी रामा सिंह को तेजस्वी पार्टी से जोड़ने की तैयारियों में हैं, तो समझना मुश्किल नहीं कि रघुवंश बाबू की शिकायत क्यों और किससे है। वैसे पार्टी नेताओं के साथ छोड़ने के बाद राबड़ी आवास पर हलचल भी तेज हो गई। अब तो खतरा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी है, क्योंकि नेता विरोधी दल होने के लिए विधान परिषद के 10% सदस्य होने जरूरी हैं, और 8 में से 5 एमएलसी के इस्तीफे के बाद आरजेडी के पास वो पर्याप्त संख्या नहीं है। कार्रवाई होगी इस पर आप लोग विचार करेंगे, फिर आगे रहेगा या नहीं ये पद आरजेडी के पास? अब तो रहने का कोई प्रश्न नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया के तहत जो होगा उसको हम लोग करेंगे। तो सवाल आरजेडी की हैसियत पर भी उठने लगे हैं और पार्टी में टूट के मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो क्या तेजस्वी के नेतृत्व पर पार्टी नेताओं को भरोसा नहीं रहा? 5 एमएलसी के इस्तीफे से आरजेडी पर अब दबाव बढ़ना तय है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों को झटका लगा और लालू की गैर मौजूदगी पार्टी को खल रही है, ऐसा दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं इस टूट के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आरजेडी के 5 एमएलसी के जेडीयू ज्वाइन करने पर शुभकामना तो दी गई, लेकिन तंज कसते हुए मुख्यमंत्री पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। पार्टी विधायकों के साथ राजभवन मार्च करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को नकारते हुए उन्हें अभिभावक बताया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष दलित विधायकों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते नजर आए और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को दमनकारी बताया। एमएलसी जो यहाँ से वहाँ गए हैं, उनके भविष्य को लेकर के हमारी शुभकामनाएं हैं। और नीतीश कुमार जी ने कंस्ट्रक्टिव काम किया, तो जनादेश का अपमान करके नीतीश कुमार जी ने केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही राजनीति की है। पहले तो जनादेश का अपमान किया, अब जो है साइकोलॉजिकली एक माहौल बनाना चाहते हैं। अरे भैया, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो 15 साल जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने आरजेडी के टूट पर बड़ा बयान दिया है। नंदकिशोर यादव ने कहा कि आरजेडी अपरिपक्व हाथों में है, ऐसे में ये टूट बेहद स्वाभाविक है, अभी आगे और भी टूट होंगे। वहीं उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे पर भी बयान दिया और कहा कि जिसमें गैरत होगी आरजेडी में वो नहीं टिक सकता है। नंदकिशोर यादव ने कहा कि जो नेता बीजेपी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। आरजेडी तो डूबती नाव है। लोग पूरे बिहार में देख रहे हैं कि लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं और वो लोग केवल बयान बहादुर लोग हैं। तो स्वाभाविक है जब नेतृत्व अपरिपक्व हो, आगे कुछ संभावना ही नहीं दिखती हो,
तो उसी पार्टियों का हासिल यही होने वाला है। वहीं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने आरजेडी पर चुटकी ली है। दानिश ने नसीहत देते हुए कहा कि पूंजीपतियों की जगह कार्यकर्ताओं को तरजीह दिया जाता तो ये हाल नहीं होता। अभी भी वक्त है, आरजेडी नेतृत्व संभल जाए। हमारा मानना स्पष्ट है कि जिस तरीके से पूंजीपतियों को, बाहुबलियों को जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एमएलसी बनाएगी तो वो ऐसा ही करेंगे जो राजद के एमएलसीओं ने किया है। इसलिए हम बार बार राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहे हैं कि बाहुबलियों को, पूंजीपतियों की जगह आप कार्यकर्ताओं को जगह दीजिए, कार्यकर्ताओं को वक्त दीजिए कि वो कुछ कर पाए। आप पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर अगर किसी को एमएलसी बनाएंगे तो यही हश्र होगा। और मैं राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहा हूं कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त और बुरा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार रह जाए, बाकी तमाम लोग राजद और महागठबंधन को छोड़कर चले जाएं। जनता दल यूनाइटेड ने विधान परिषद के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी से जिन 3 लोगों को विधान परिषद भेज रहे हैं उनमें पूर्व विधान पार्षद गुलाम गौस के अलावे मोतिहारी से आने वाले जेडीयू के नेता भीष्म सहनी और साथ ही साथ कुमुद वर्मा का नाम शामिल है। ये तीनों विधान परिषद के लिए नामांकन करेंगे और गुलाम गौस से आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे गुलाम गौस। इनको नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विधान परिषद भेजने का फैसला किया है, जबकि कुमुद वर्मा जहानाबाद से आती हैं, जबकि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी राज्यपाल कोटे से विधान परिषद जाएंगे। हमको मौका देगी कि निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से दल के लिए और राजहित में काम करूंगा। मुस्लिम सियासत पे कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू पे बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन होने से मुस्लिम उनसे नाराज हैं और आरजेडी बार बार क्लेम करती है। गुलाम गौस पुराने अनुभवी नेता है, मुस्लिम बिरादरी में अच्छी पहुंच भी रखते हैं, तो कितना अंतर पड़ेगा? मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगा, अभी मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश के पैमाने पर अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, उनके विकास के लिए शायद हमको लगता है किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया गया है। अब आप पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है? पार्टी के लिए उनके आदेश के तहत हम निष्ठापूर्वक हम कार्यकर्ता सब काम करते हैं और बिहार के हित में, बिहार के जनता के लिए नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। इसके लिए हम खून पसीना जो बहाना होगा हम बहाएंगे और पुनः नीतीश कुमार को बिहार के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के लिए आज राहत की खबर है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के एप्लेक्स बांध मरम्मत को लेकर भारत और नेपाल के बीच सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच अधिकारियों की बातचीत में सुलह का रास्ता निकल आया है। हालांकि नेपाल ने बांध की इस मरम्मति की मंजूरी तो दी है, लेकिन कुछ शर्तों को लगा दिया है। गंडक बराज के पास उफनती ये धारा बिहार के लिए खतरे की घंटी है। नेपाल की अड़ंगाबाजी की वजह से बांधों की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका है। हालांकि भारत और नेपाल के अधिकारियों की सकारात्मक बातचीत के बाद एप्लेक्स बांध की मरम्मत को लेकर सहमति बन चुकी है। जो बांध का दायां तटबंध है और इधर का जो एरिया है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, ताकि बांध कोई बाढ़ में कोई परेशानी ना है, इसके लगातार कंट्रोलिंग के लिए यहाँ के इंजीनियर्स को वहाँ आने जाने की अनुमति मिल गई है और लाइजिंग उनका चल रहा है और इसमें कोई समस्या अभी आएगी नहीं और हम लोग को फ्री मूवमेंट हो गया है। दरअसल नेपाल ने बांधों की मरम्मत का काम शुरू करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। मसलन मजदूरों और इंजीनियरों को जांच रिपोर्ट दिखाना होगा, कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पेश करना होगा। जल संसाधन विभाग सिर्फ बांधों की मरम्मत कर सकेगा। दरअसल गंडक बराज के 36 गेट हैं, जिनमें से 18 नेपाल के हिस्से आते हैं। नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें फाटक तक बने बांध की मरम्मत नहीं हो सकी है। इस वजह से बिहार में 2017 की तरह भयानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के बाद गंडक का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गांव के स्कूल और भवन पानी से घिर चुके हैं।
दर्जन भर गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोग पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं। गंडक का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और गंडक का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो मंगुरा है, जगरी टोला है, मकसूदपुर खाप है, कमल चौधरी का टोला है, ऐसे करीब 10 ऐसे गांव हैं जिन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आप देखेंगे कि लोग किस परेशानी से अपने गांव से आ जा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो दूध और कुछ सामान लेकर के, ज़रूरी सामान लेकर के वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं और उनकी तरफ कई लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ा है, उसकी वजह से अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इधर सुपौल में कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ते ही तटबंध के भीतरी भागों में कोसी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बांध के आसपास बसे लोगों की मुश्किलें जलस्तर के साथ बढ़ने लगी हैं। कोसी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ तटबंध के भीतर तबाही भी शुरू हो गई है। कई ऐसे गांव हैं जहां जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थिति यह कि हम देख सकते हैं आप कोसी का वेग किस तरीके से है। जब अभी जलस्तर कम है तो इसका वेग इतना है कि जिससे लग सकता है कि आने वाला समय कितना खतरनाक होगा। तो इधर नेपाल ने भी कोसी के काम पर रोक लगा दिया है, जिससे समस्याएं और बढ़ती ही जा रही है। हालांकि विभाग जो है इस तरीके से यहाँ पर बोरों का ढेर लगाकर पूरी तैयारी कर रहा है ताकि इस बार कोसी से किसी प्रकार की हानि ना हो और जान माल की क्षति ना हो। लेकिन हालांकि पिछले साल भी देखा गया था कि कोसी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ तटबंध के भीतरी भागों में बड़ी तबाही हुई थी और लोगों को खाना बदोश की जिंदगी जीना पड़ा था। आफत की बाढ़ के बीच राहत वाली खबर यही है कि फिलहाल नेपाल की अरंगाबाजी खत्म हो चुकी है, लेकिन कोसी के सीमावर्ती और दियारा के लोग सैलाब के खतरे से सहमे हुए हैं। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, गोपालगंज से मुकेश कुमार और सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में कई जगहों पर तटबंध निर्माण का काम अभी चल रहा है, जबकि मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में हालात में बाढ़ आने पर भारी तबाही मच सकती है। जिले में पिछले साल आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई थी और इसके बावजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने समय रहते कोई उपाय नहीं किए। सीतामढ़ी जिले में हर साल बाढ़ आती है और अपना कहर बरपाने का काम करती है। सीतामढ़ी जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बाढ़ से पूर्व तैयारियों का मुकम्मल दावा किया था, लेकिन हालात आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला तटबंध पर। यहां बागमती नदी के तेज धारा के कारण पिछले साल तटबंध पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण यहां भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी। लेकिन आप देख सकते हैं संभावित बाढ़ का खतरा सीतामढ़ी जिले में अब मंडरा रहा है, लेकिन जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी है वो तटबंध का काम पूरी तरीके से अभी पूरा भी नहीं कर सके हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर बाढ़ आ जाता है तो समझ अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कितने बड़े पैमाने पर फिर से तबाही मचेगी। सीतामढ़ी से राकेश रंजन, न्यूज 18। बिहार में बाढ़ के हालात और कटाव की स्थिति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीएम ने कोसी, गंडक, कमला और अन्य नदियों से कटाव रोकने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए अधिकारियों को सारी तैयारी पहले से ही रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने समीक्षा बैठक में तटबंधों के किनारे वृक्षारोपण के भी निर्देश दिए। वहीं ललबकैया, कमला और गंडक बराज पर अधिकारियों को विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए गए। कमला बलान के तटबंधों को मजबूत करने के लिए बिहार में पहली बार स्टील सीट पाइलिंग की जा रही है। जो भी कदम आवश्यक समझे जा रहे हैं वो सभी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का हो, टेस्टिंग को और ज़्यादा व्यापक बनाने का मामला हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स की उपलब्धता हो, सभी जिलों में टेस्टिंग स्टार्ट होने की बात हो और आइसोलेशन फैसिलिटीज़, आईसीयू बेड्स, इन सभी पर लगातार नज़र रखी जा रही है। नेपाल द्वारा काम रोके जाने के बावजूद बिहार सरकार चुप है, ये आरोप लगाया है पूर्व सांसद पप्पू यादव ने और साथ ही कहा कि 3 महीने के बाद सरकार की नींद टूटी है। अब जबकि बाढ़ ने कोसी और सीमांचल में प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है, सरकार तब जाग रही है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर बाढ़ से एक भी मौत हुई तो जन अधिकार पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि पार्टी के सदस्यता अभियान शुरू करने के मौके पर उन्होंने ये बातें कही और कहा कि ये कहीं से भी क्षमा या जनता के अहित में अगर नजर आया तो सीधे तौर पर सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी, जो कि 23 जून से 22 अगस्त तक उनका ये सम्मेलन चल रहा है और इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। जब पूरा बिहार कोरोना से प्रभावित तब ये बकबक कर रहे हैं, जब बाढ़ के चपेट में नेपाल ने काम रोक दिया तब नीतीश कुमार 3 महीने से प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं किया और अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं जब हमारा इलाका पूरा बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। राजधानी पटना के फतुहा और वैशाली के राघोपुर को जोड़ने वाला पीपा पुल को गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खोल दिया गया है। पीपा पुल को खोल दिए जाने से फतुहा का राघोपुर दियारा क्षेत्र से सड़क मार्ग का संपर्क अब टूट चुका है। इस स्थिति में दियारा क्षेत्र के लाखों लोगों के आवागमन का एकमात्र विकल्प अब गंगा में नाव की सवारी ही बची है। लेकिन पीपा पुल के खुलते ही गंगा में धड़ल्ले से नावों पर ओवरलोडिंग शुरू हो गई है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नाविकों के द्वारा नाव पर ट्रैक्टर, जीप और कार भी लादी जा रही हैं और ऐसे में ओवरलोडिंग की वजह से नाव पर सवार यात्रियों की जान पर हमेशा खतरा बना हुआ है। और दूसरा कोई साधन नहीं, नाव छोड़ दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं है। खतरा तो क्या है? खतरा तो बड़ा हुआ रहता है। कब क्या हो जाए, किसका कब नाव पलट जाएगा, कब डूब जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। जो भी अनिबंधित नाव चल रहे हैं या ऐसे नाव चल रहे हैं जिन पे ओवरलोडिंग किया जा रहा है और मानक के अनुरूप नाव नहीं चलाया जा रहा है, उन सभी पे कल से कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। क्रिकेट, राजनीति, कमेंट्री से लेकर टीवी कॉमेडी शो तक में शोहरत कमाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आजकल गायब चल रहे हैं। बिहार पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए अमृतसर में उनके घर के बाहर 5 दिनों से डेरा डाले रही। आलम यह है कि उनके घर की दीवार पर आज नोटिस चिपका दिया गया। दरअसल पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान सिद्धू ने कटिहार में विवादित बयान दिया था। इसे लेकर सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज हुआ और इसी मामले में कटिहार पुलिस उन्हें सम्मन देने के लिए अमृतसर पहुंच गई। 18 जून से ही बिहार पुलिस के 2 अधिकारी सिद्धू के घर के बाहर बैठे हुए हैं। जब नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात नहीं हो पाई तो नोटिस चिपका दिया गया। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राजीव शर्मा ने। बिहार पुलिस की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से बिहार पुलिस के 2 अधिकारी जो हैं वो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और जो सम्मन है उनको तामील करवाने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे। लेकिन कोई भी जो नवजोत सिंह सिद्धू के ऑफिस के साथ संबंधित जो लोग हैं, किसी की भी तरफ से उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था और जो इनको सम्मन थमाए गए हैं जो कि पिछले कई महीनों से दिए गए। इससे पहले दिसंबर में भी बिहार पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर बिहार पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।